भीषण जंग के बीच यूक्रेन के सोलेडर पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। तहस नहस सोलेडर शहर का जायजा लिया हमारी टीम ने। पूरा सोलेडर शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के सबसे ज्यादा तबाही वाला इलाका बन चुका है सोलेडर। Видите, что несмотря на все бои, он устоял, он остался целый, осталось место для вечного огня, и он обязательно будет гореть. Вот лепестки и вообще другие противоходные. जी हाँ, सोलेडर से ये तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आ रही हैं, जो आज टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखाएंगे। जिस शहर का नाम सुनकर दुनिया कांप रही है, हर कोई हैरत में है कि आखिर यहां कितना विध्वंस होगा। वहां टीवी9 की सहयोगी टीम न सिर्फ मौजूद है, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा रही है। आइए देखते हैं कि जब हमारी सहयोगी टीम सोलेडर शहर पहुंची तो हमारे कैमरे में क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ, हमारी टीम ने क्या देखा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सोलेडर में टीवी9 की टीम, शहर में दुनिया का पहला टीवी चैनल टीवी9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन भीषण जंग के बीच रिपोर्टिंग की हमारी टीम ने। पहली बार पूरे सोलेडर शहर का वीडियो सामने आया जो दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला है। और खास बात यह है कि अभी भी सोलेडर को निशाना बनाकर अटैक हो रहे हैं। यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। शहर पर रूस पूरी तरह से कब्जे की जंग अभी भी लड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो वीडियो में कैद हुआ है, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, वो दिल दहला देता है। हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सोलेडर में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और बड़ी आबादी यहां से जान बचाकर भागी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद पहला सवाल यही जहन में आता है कि आखिर क्या मिला रूस को एक पूरे के पूरे शहर को बर्बाद करके। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सोलेडर में टीवी9 की टीम ने क्या कुछ अपनी आंखों से देखा, आज वो पहली बार दुनिया के सामने आएगा। रवि, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस शहर की एक एक कहानी आपके सामने टीवी9 भारतवर्ष लेकर आया है। टीवी9 की सहयोगी टीम वहां पर पहुंची और उसने कैमरे में वो सब कुछ कैद किया जो दुनिया के सामने पहली बार किसी टेलीविजन चैनल पर आ रहा है। सोलेडर शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और यह बर्बादी अभी भी चल रही है क्योंकि रूस के हमले यहां अब भी जारी हैं। वहां पर यूक्रेन एक तरीके से अपनी आखिरी जंग लड़ता नजर आया। यूक्रेनी सैनिक और रूस पूरी तरह से इसे बर्बाद कर चुका है। बर्बादी की वही तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। पहली बार टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीवी9 की सहयोगी टीम वहां पर मौजूद ग्राउंड जीरो पर। सोलेडर की तबाही की कहानी टीवी9 के कैमरे पर। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, जहन में सवाल बार बार यही आता है पूरे बर्बाद शहर की इन तस्वीरों को देखकर कि आखिर रूस को हासिल क्या होगा ऐसी बर्बादी मचाकर, पूरा बर्बाद शहर खंडहर बनाकर। अगर हासिल भी कर लिया रूस ने तो क्या हासिल किया? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं एक उदाहरण के साथ दे सकता हूं कि चेचनिया की राजधानी है ग्रोजनी। जी। जब ग्रोजनी में विद्रोही थे और प्रेसिडेंट पुतिन उस समय राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद उन्होंने वहां पर काफी बमबारी की, ग्रोजनी पूरी तरह से तबाह हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मैं कुछ महीने पहले ग्रोजनी पहुंचा तो ग्रोजनी एक बहुत खूबसूरत सा शहर है। अभी बहुत शानदार तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन और रमजान कादिरोव ने मिलकर उसे बनाया है। अच्छा। तो कहने का मतलब यह है कि सोलेदार में चूंकि यूक्रेनी सैनिक वहां मौजूद थे और अगर आपको डोनबास को पूरी तरह से कब्जे में लेना है तो सोलेदार और बाखमुत को जीतना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये रशियन स्टाइल है। रशियन स्टाइल में वो पहले किसी शहर को तबाह करते हैं, उस पर लगातार बमबारी करते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं, मिसाइल से हमला करते हैं। उन्होंने मारियोपोल में भी किया है। लेकिन अब उसका वो पुनर्निर्माण करेंगे जब एक बार वो शहर उनके कब्जे में आएगा। और यूक्रेन की सेना को वहां से हटाने के लिए ये सब करना जरूरी था। अहम बात यह है कि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दुनिया का एकमात्र टीवी9 नेटवर्क है जो उस जमीन पर मौजूद है जहां अभी फिलहाल नाटो की सेना भी
उतरने से थर्रा रही है। बिल्कुल मनीष, आप एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही डॉक्टर सुमित कुमार झा हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस फॉरेन एक्सपर्ट, और नेवल कमांडर अशोक बिजलवान सर हैं, डिफेंस एनालिस्ट। इन सबसे चर्चा करेंगे सॉलिडर सिटी को लेकर। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज का सबसे पहले रुख करते हैं। सॉलिडर में रूसी हमले में यूक्रेन को पहुंचा है भारी नुकसान। रूसी विध्वंसक हमलों में यूक्रेनी फौज तबाह हो गई है। खुद यूक्रेन ने माना है कि हमारी सेना पीछे हटने पर मजबूर है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको सोलेडर की दिखा रहे हैं। पिछले अगर 11 महीने की बात की जाए तो यहां पर जंग बहुत भीषण थी। डोनबास का इलाका जो यूक्रेन के ईस्ट में है और सोलेडर शहर पर कब्जा अगर किया गया है तो यह बेहद ही बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा झटका ये यूक्रेन के लिए भी माना जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहां पर ना सिर्फ जो रूस है उसने अपनी बढ़त को हासिल किया है, बल्कि बड़ी संख्या में सैनिकों की भी इसमें यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के बाखमुट स्थित सोलेडर शहर की अगर बात करें तो यहां के इस वक्त हालात क्या है। ग्राफिक्स में आप देखिए, रूस की सेना ने पूरे सोलेडर शहर को घेर रखा है, तमाम इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। बाखमुट के पूर्वी इलाके में सोलेडर शहर स्थित है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए, 25 जनवरी से पीछे हटने लगे थे यूक्रेनी सैनिक, और यह बहुत बड़ा सेटबैक है जो कि यूक्रेन को हाथ लगा है। अब लगभग पूरा का पूरा सोलेडर शहर रूस के कब्जे में आ चुका, और यह भी आपको बता दें कि यूक्रेन ने भी इस बात को माना है, स्वीकार किया है। करीब एक हफ्ते पहले चली शहर पर कब्जे की जंग और बहुत इंटेंस फाइट रूस और यूक्रेन के बीच देखी गई, लेकिन यहां पर रूस को बढ़त हासिल हुई। सैनिकों को बचाने के लिए पीछे हटने का फैसला किया गया, यह यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। सोलेडर में करीब 10,000 की आबादी है, 10,000 की आबादी, और आप देखिए आज ये जो शहर है पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। सोलेडर पर कब्जे से बाखमुट पर रूस का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो बाखमुट को लेकर लगातार जंग है वो और इंटेंस होती हुई नजर भी आएगी। सोलेडर पर कब्जे में रशियन वैगनर फोर्स की भी काफी अहम भूमिका बताई जा रही है, और इस पर हम बात करते हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए यूक्रेन को लगातार तमाम मदद मिल रही है, यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा है, बोलने से पीछे नहीं हटते ज़ेलेंस्की कि हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन हो वो नहीं रहा है। रियलिटी में जो नजर आ रहा है सोलेडर में भी नहीं। देखिए ये जो जिस प्रकार से पहले जो आप व्यूज दिखा रहे हैं ये बाकी काफ़ी डिस्टर्बिंग है। एक तरह से पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है, पूरी कल्चर खत्म हो जाती है। यूक्रेन जिस प्रकार युद्ध में लड़ रहा है, मेरे ख्याल से जो यूक्रेन पहले था वो कब वो बन पाएगा, सिर्फ ये मकान टूटना नहीं, उसके अलावा जो उनकी सोचने का तरीका ये भी बदली हो जाएगा। दूसरी बात जो ये है कि जो यूक्रेन को हार क्यों हो रही है, पहले रशिया पूरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। जो उसने कुछ जगह बड़े बड़े रिवर्सेस हुए थे, डनेपर रिवर के पीछे आए थे, डिफेंसिव लिया था, और तब यूक्रेन को लगा काफ़ी उनको सफलताएं मिल रही हैं। लेकिन रशिया ने फिर कंसोलिडेट किया, अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए, बाकी जगह से ट्रूप्स इकट्ठे करके फिर सोलेडर, बखमुट ये इलाका, ताकि वो डोनबास, लुहांस्क, क्रीमिया, ज़ेरोपोजिया, ये सब चारों इलाकों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लें। छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं उनको वो ख़त्म कर दे। और साथ ही साथ वेस्ट को ही लग रहा था, यूक्रेन को लग रहा था रशिया के भी हथियार खत्म हो गए होंगे। नहीं, लेकिन सर सोए सर, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं क्या रूस की हताशा भी झलकती है क्या? इस लेवल पर हमले करना, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाना। ऐसा है कि ये बिल्टअप एरिया है, शहर का एरिया है, हर गली गली में लड़ाई होती है। अब मान लीजिए घर में 2-3 सोल्जर छुपे हो, 3-4 सोल्जर एक बड़े 20-25 लोगों को रोकने में सक्षम है, तो वहां क्या करते हैं, टैंक से उसको बर्बाद करते हैं, गन से बर्बाद करते हैं। बिल्कुल, और ये बड़े पैमाने पर हुआ है सोलेडर में, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है, जो TV9 भारतवर्ष के जरिए पहली बार दुनिया के सामने आया है। वहीं दक्षिण रूस से आया 200 कब्र का सनसनीखेज वीडियो। 200 कब्रों में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के शव होने का दावा किया जा रहा है। युद्ध में रूस को हो रहे भारी नुकसान की इसके जरिए पुष्टि होती है। इसलिए ये तस्वीरें भी बहुत अहम, बहुत खास, जो आप TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। बिल्कुल ये अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ हमने थोड़ी देर पहले आपको सोलेडर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये जो तस्वीर है इसमें यह दावा किया जा रहा है कि 200 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की ये कब्रें हैं, और ये वैगनर ग्रुप यानी कि पुतिन के लिए खास सेना है।
पुतिन की खास एक ब्रिगेड कह लीजिए प्राइवेट ब्रिगेड है जो कि यूक्रेन के अंदर विध्वंस कर रही थी। लेकिन अगर ये तस्वीरें वैगनर लड़ाकों की हैं तो ये अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि अगर ये वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की कब्रें हैं तो यकीन मानिए ये रूस के लिए, खासकर पुतिन के लिए चिंता की बात है। और इस खबर से जुड़ी अन्य बातें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दावा यह है कि 200 कब्रें हैं और सोर्स न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह दावा किया गया है। रूस के क्रासनोडर इलाके में करीब 200 कब्रें नजर आई हैं जो कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की बताई जा रही हैं, और सभी कब्रों के वैगनर ग्रुप के लड़ाके होने की बात कही जा रही है। एजेंसी रॉयटर्स जिसने यह दावा किया है, रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे हैं वैगनर ग्रुप के लड़ाके और उन्हीं की कब्रों के होने का यह दावा किया जा रहा है। और न्यूज एजेंसी की टीम ने इलाके का दौरा किया और उसके बाद अपनी यह रिपोर्ट दी है। रॉयटर्स की टीम ने दौरा किया और उसके बाद यह रिपोर्ट सामने रखी है, यह दावा सामने रखा है। एजेंसी का दावा है कि 39 कब्रों पर दर्ज नाम से इस बात की पुष्टि हुई है, उन पर नाम लिखा हुआ और उससे उन्होंने ये अनुमान लगाया। खास बातें क्या हैं तो वैगनर लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ काफी असरदार रहे हैं, काफी इफेक्टिव रहे हैं और यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया। हाल में वैगनर ग्रुप में रूसी आर्मी को लेकर असंतोष रहा है, ये भी बातें सामने आई है। कब्र का यह वीडियो वैगनर लड़ाकों को नाराज कर सकता है, उनकी नाराजगी को बढ़ा सकता है। तो ये सारे सवाल अब उठने लगे हैं। अशोक सर, ये कहानी क्या नजर आ रही है आपको? 200 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की कब्रें डिटेक्ट हुई हैं, सामने आई हैं। रॉयटर्स का ये दावा है, ये अपने आप में बता रहा है कि वैगनर लड़ाके काफी एक तरीके से पुतिन के लिए शहादत दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अब वो युद्ध में गए हैं तो उनमें कुछ तो हताहत होंगे ही, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लड़ाई में हमेशा आपके कुछ लोगों की तो मौतें होंगी ही, और ये जो 200 लोगों की कब्रें आई हैं और अगर वो वैगनर लड़ाकों की भी हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर सुमित, इन दोनों ही खबरों को अगर हम जोड़कर देखें, एक तरफ सोलेडर पूरा तबाह हो गया, हमने दिखाया वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। दूसरी तरफ सोलेडर पर कब्जे की जंग इन्हीं वैगनर लड़ाकों ने लड़ी और दूसरी तरफ 200 कब्रें सामने आ रही हैं, यानी दोनों ही तरफ जबरदस्त तबाही मची हुई है और नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो मानवता का नुकसान। कोई दो राय नहीं है। जो आपने जो शुरुआत में ही प्रश्न पूछा वो बड़ा फिलोसफिकल प्रश्न है कि इस युद्ध से क्या हासिल रूस कर रहा है, और निश्चित रूप से रूस कुछ हासिल नहीं कर रहा है। बजाय कि आम आदमी की ज़िंदगी में जो फ़र्क आ रहा है वो हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में, और दोनों तरफ भीषण नुकसान हो रहा है। और बस रूस के पास एक चीज़ जो है वो है कि यूक्रेन के क्षेत्र में उसका कब्जा हुआ है, इससे वो अपने आप को थोड़ा सा मनोबल उसका ऊंचा हो सकता है। बजाय इसके और कुछ हासिल कर लिया है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। यूक्रेन को अब्राम्स टैंक का अपग्रेडेड वर्जन देगा अमेरिका। अब्राम का सबसे नया वर्जन यूक्रेन को भेजेगा अमेरिका। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने लिया अब्राम टैंक देने का फैसला। एक और अहम खबर है, यूक्रेन को टैंक देने में अभी भी यूरोपीय देशों में मतभेद। फ्रांस ने नहीं किया यूक्रेन को लेक्लॉक टैंक देने का फैसला। फ्रेंच विदेश मंत्री ने कहा अभी कुछ भी तय नहीं है। लेक्लॉक टैंक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। संजय सोई सर, लेपर्ड टैंक के बाद अब लेक्लॉक टैंक की चर्चा हो रही है, ये टैंक कितनी कामयाबी दिला पाएगा युद्ध को जीतने में? नहीं, ऐसा है कि ये अगर देखा जाए, ओवरऑल पिक्चर को देखा जाए कि वहाँ अब्राहम टैंक है, चैलेंजर है, लेपर्ड है, लेक्लर्क है। और दूसरी बात ये दिखा रहा है कि ये सफलता जरूर दिलाएगा क्योंकि एक ऑफेंसिव वेपन है, आक्रामक हथियार है, और ये टैंक आधुनिक है जो कि रशिया के T-72 इसके सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। T-90 जरूर मुकाबला कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रशिया के लिए खड़ा हो जाएगा। और जल्दी से कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि टैंक तो अलग बात है, परंतु उससे पहले उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाएगी, और सबसे बड़ा चैलेंज ट्रेनिंग में है लैंग्वेज। जो यूक्रेनियन सैनिक हैं उनको पहले अंग्रेजी या जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के लिए भेजे जा रहे हैं कम मात्रा में। नहीं, टैंक चलाने से पहले नहीं, नंबर्स की बात नहीं है। पहले आपको जब तक वो ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक चलाएंगे कैसे सैनिक? यूक्रेन को कई देशों से मिलने जा रहा है लेपर्ड टैंक। यूरोपीय देशों के बाद कनाडा ने भी फैसला किया है। कनाडा 4 लेपर्ड टैंक की सप्लाई करेगा।
तो देखिए, जर्मनी की रजामंदी के बाद अब लेपर्ड टैंक्स मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है यूक्रेन को। आइए देखते हैं कि कनाडा ने लेपर्ड टैंक को लेकर अपने फैसले में और क्या कुछ तय किया है। क्या कहा गया है? यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स का जखीरा मिल रहा है। कई देशों ने किया यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने का फैसला। यूक्रेन को 4 लेपर्ड टैंक देने जा रहा है कनाडा। टैंक के साथ ट्रेनर्स और स्पेयर पार्ट्स भी मुहैया कराए जाएंगे। यूक्रेन को और लेपर्ड टैंक देने पर फैसला बाद में होगा। कनाडा के पास इस वक्त 112 लेपर्ड टैंक मौजूद हैं। जर्मनी ने 2 दिन पहले ही लिया लेपर्ड देने का फैसला। जर्मनी ने दूसरे देशों को भी सप्लाई के लिए हरी झंडी दे दी है। जर्मनी की मंजूरी के बाद 12 देश लेपर्ड टैंक भेज रहे हैं यूक्रेन। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, युद्ध में ये कितने काम आने वाले हैं? यूक्रेन के लिए कितनी बड़ी बढ़त इसे माना जाए? जर्मनी ने जो रोड़ा अटकाया पहले और उसके बाद में ग्रीन सिग्नल दिया गया, अब तमाम ऐसे मुल्क जहां पर ये जर्मन लेपर्ड टैंक हैं, वो इन टैंकों से मदद देने के लिए तैयार हैं यूक्रेन को। देखिए, अब तक जिन जिन देशों ने टैंक देने का वादा किया या टैंक भेज रहे हैं, अगर इन सब टैंकों को मिला दिया जाए तो फिलहाल कुल संख्या जो है वो 125 से 130 टैंक दिख रहे हैं अब्राम टैंक के 30 टैंकों के अलावे। और अगर उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 150 टैंक अभी यूक्रेन को मिलने वाले हैं, या उन टैंकों के साथ यूक्रेन रूस के लगभग 10,000 से अधिक टैंकों का मुकाबला करेगा। तो आप परिणाम समझ सकते हैं कि क्या होगा। हाँ, रूस के पर्सपेक्टिव से देखें तो रूस का कहना है कि अब तो कम से कम पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, बल्कि खुलकर किस तरीके से अकेले रूस के खिलाफ 30 से अधिक देश मिलकर अपने तमाम हथियारों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो फाइटर जेट भी भेजेंगे। तो अब लड़ाई कितने नए लेवल पर जाएगी, कितना एस्केलेट होगा और क्या ये साल और भी ज्यादा भीषण साबित होने वाला, ये सब कुछ इसी लेपर्ड टैंक बिल्कुल बिल्कुल ये लेपर्ड टैंक से ये काफी डिसाइड होता नजर। वो बात अलग है कि रूस की तरफ से कहा गया कुछ भी आ जाए, कोई भी हथियार गोला बारूद टैंक आ जाए, सब ध्वस्त कर दिया जाएगा। इधर यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेपर्ड देने से बढ़ा एटमी युद्ध का खतरा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है ट्रंप ने लेपर्ड टैंक देने के फैसले को सरासर गलत बताया। ट्रंप ने उठाया सवाल कि इसके बाद एटम बम भी देंगे क्या? और अब आइए देखते हैं कि लेपर्ड टैंकों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है और इस पर कैसे वॉर जोन में गर्मी बढ़ने की आशंका भी पैदा हो गई है। सबसे पहले लेपर्ड टैंक यानी कि एटमी जंग, ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में समझिए। देखिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई है एटमी युद्ध की आशंका। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने से एटमी हथियार निकल सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका और पश्चिम के फैसले को गलत बताया है। अमेरिकी दबाव में जर्मनी ने लिया है लेपर्ड टैंक देने का फैसला। अमेरिका ने अब्राम्स टैंक देकर जर्मनी पर प्रेशर बनाया है। अब कई पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने जा रहा है ये टैंक। अशोक सर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्या अभी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं? जो बाइडेन को समझना चाहिए, उनके बयानों पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि ये जो तबाही यूक्रेन में मची है और आगे भी मचती रहेगी, उसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देश जिम्मेदार है। अभी भी रुक जाइए, वक्त है। जी, मेरे विचार से आज जो आपने कहा वो सही है, क्योंकि मैंने जो ट्रंप का जो 4 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था उसके दौरान जो भी उन्होंने फैसले लिए वो इस दिशा में अमेरिका को ले, अमेरिका की जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा उसको दूर लेके गए। उन्होंने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में कहीं भी किसी भी देश के खिलाफ कोई भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई भी सैन्य कार्रवाई करने का उन्होंने उससे हमेशा एक दूरी बनाए रखी। जबकि जैसे ही ठीक है, बिल्कुल, यानी वाजिब सलाह इसे आप मान रहे हैं डॉक्टर सुमित, लेकिन कहीं तो कोई एक लक्ष्मण रेखा होगी ना। पहले बड़े बड़े हथियार दिए गए, अब टैंक्स दिए जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से सही तो कह रहे हैं कि फिर आगे एटम बम दे दोगे क्या? सही बात है। अगर यही चलता रहे तो खेप में हम एक के बाद एक देख रहे हैं कि अमेरिका हथियार दे रहा है, तो बात लाजमी है क्या अंत में आप एटम बम भी दे रहे हैं तो दे ही दीजिए, फिर अभी इसको खत्म किया जाए। ऐसा दिख नहीं रहा। 2 बातें स्पष्ट है। एक बात ये कि एस्केलेशन का जो चरम हो सकता है शायद हमें आने वाले समय में देखने को मिले, ऐसा ही नाटो और यूएस ऐसा कर रहा है। दूसरी बात ये कि इस टैंक देने से कितना प्रभाव युद्ध पे पड़ेगा, इसके लिए एक पृष्ठभूमि हम देख सकते हैं कि इन टैंकों का
प्रयोग इराक में और सीरिया में हो चुका है। जहाँ तक सीरिया में हो चुका है वो वहाँ पर रशियन टैंक काफ़ी हावी हुआ था, इसलिए इस जर्मनी टैंक हो से सकता है सुमित जी कि ये भी एक प्रयोग चल रहा हो, यहाँ पर टेस्टिंग हो रही हो, निश्चित टैंक्स को वॉर में एंटर करा। यूक्रेन को F-16 देने के लिए तैयार है अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने कहा है कि F-16 की नहीं है कमी, किसी भी मांग को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। साथ ही थर्ड पार्टी ट्रांसफर के जरिए यूक्रेन को सप्लाई भी संभव है। तो आप देखिए F-16 देने को लेकर ये रजामंदी आखिर क्या कहती हुई नजर आएगी, आखिर हालात को और कितना खराब नजर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि लेपर्ड टैंक आने के बाद ही, हालांकि अभी से वक्त लगेगा लेकिन आने के बाद ही बताया जा रहा है हालात बहुत खराब होंगे। लेकिन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये जो जिक्र किया गया है आखिर इसके क्या मायने, F-16 देने को लेकर इससे बनाने वाली कंपनी ने क्या कुछ कहा और कैसे फाइटर जेट यूक्रेन को ट्रांसफर हो सकता है, आप ये जानिए। F-16 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा यूक्रेन को सप्लाई संभव है, यानी ऐसा हो सकता है। यूक्रेन अमेरिका से F-16 विमानों की मांग लगातार करता रहा है और लॉकहीड मार्टिन बोल रहे हैं कि कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ट्रांसफर के जरिए यूक्रेन को मिल सकता है F-16, यानी कि डायरेक्ट नहीं, थर्ड पार्टी के जरिए यूक्रेन तक सप्लाई हो सकती है। कोई तीसरा देश F-16 खरीदकर यूक्रेन को दे सकता है, यह बात निकलकर सामने आ रही है, यानी कि यह एक रास्ता है जो लॉकहीड मार्टिन बता रही है। लॉकहीड मार्टिन सीधे यूक्रेन से ऐसी कोई डील नहीं कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के जरिए F-16 फाइटर जेट्स दिए जा सकते हैं। खास बात क्या है, पश्चिम से कई घातक टैंक देने की मंजूरी के बाद F-16 की चर्चा बहुत ज्यादा अहम हो गई है। संजय सोई सर, लेपर्ड 2 टैंक को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसके आने के बाद युद्ध और कितना भयंकर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि एटमी युद्ध की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, और अब तो F-16। नहीं, बिल्कुल आप ये देखिए कि जेलेंस्की कई बार मांग चुके हैं इस प्रकार के आक्रामक हथियार, F-16 की डिमांड कर रहे हैं, फाइटर प्लेन्स की डिमांड कर रहे हैं, और ये टैंक्स तो मिल ही रहे हैं अभी उनको। तो ये एक गेम चेंजर होने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसे कि पहले कमांडर बैजलवान ने कहा था कि क्या उनकी ट्रेनिंग कब होगी, कब सीखेंगे, और ये सबसे बड़ी बात है, अगर टैंक आते हैं या F-16 आता है, ये पूरा इंटीग्रेट करना पड़ता है सिस्टम में, क्योंकि अभी तक यूक्रेन रशियन विमान नहीं उड़ा रहे थे, उनका रशियन इक्विपमेंट था। अब ये पश्चिमी जो इक्विपमेंट आ रहा है वो काफी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, और ये चुनौती रहेगी। और एक खास बात जो अशोक सर कह रहे थे कि लैंग्वेज एक बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है दोनों देशों के बीच में, उसको कैसे दूर करेंगे। बहरहाल देखिए एक खबर आ रही है और बड़ी, इजराइल ने यूक्रेन को मिसाइल देने से इनकार किया। इजराइल ने यूक्रेन को मिसाइल देने की अमेरिकी सलाह को ठुकरा दिया है। यूक्रेन को हथियार न देने की नीति पर इजराइल कायम है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी देश इजराइल, जिसने अमेरिकी सलाह और अमेरिकी रास्ते से उलट अपना रुख दिखाया है। सुमित जी, इसे कैसे देखते हैं आप? इजराइल क्या सोच रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो यूक्रेन के साथ नहीं है, लेकिन हथियारों के मामले में उसने दो टूक कह दिया, हथियार नहीं देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है इजराइल की तरफ से, जब कि उसका संबंध अमेरिका के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, और यूक्रेन को भी वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन तो देता ही रहा है। तो उसकी क्या व्यवस्था रही होगी कि वो इस निर्णय पर पहुंचा, ये आने वाले समय में बहुत स्पष्ट रूप से दिख सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी हो सकता है कि इजराइल कहीं एक ऐसी भूमिका भी निभाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कि कोई मध्यस्थता का उसका उपयोग हो और दोनों देशों यूक्रेन और रूस के बीच कोई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित, आपका भी, संजय सोय आपका भी, बिजलवान साहब आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।